नमस्कार। रंगमंच जिंदगी का आईना है, जहां हम अपनी हकीकत और अपनी कल्पना को देख सकते हैं। रंगमंच पर बोला हुआ हर संवाद केवल शब्द नहीं होता, बल्कि हमारी आत्मा की गूंज होता है। जहां सिनेमा हमें दृश्य दिखाता है, वहीं रंगमंच हमें आत्मा दिखाता है। अगर यह अनुभव दर्शकों को होता है, तो अलग अलग जिंदगियां जीने वाले रंगमंच पर जो अभिनेता अलग अलग पात्र निभाते हैं, उनके कैसे अनुभव होते होंगे। अस्तित्व के आज के अंक में इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं वरिष्ठ अभिनेता हरबंस शर्मा जी से। हरबंस सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राजेश्वर जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। सर, आपको रंगमंच के प्रति रुझान कब पैदा हुआ? क्योंकि जब आपने रंगमंच स्टार्ट किया तब अभिनव थिएटर भी नहीं था, तो कौन सा ऐसा प्लेटफार्म था जहां से आपको शौक पड़ा अभिनेता बनने का? राजेश्वर जी, मैं तकरीबन छोटी सी एज में 15-16 साल की एज में मैंने पहला प्ले किया। अच्छा। हमारे फादर साहब थे डिफेंस सर्विसेज में। अच्छा। उनके वहाँ उनके यूनिट में एक एनुअल डे मनाया जाता है। जी जी। तो वहाँ एक प्ले था हिंदी में, सिकंदर पोरस। अच्छा। उसमें मैंने पोरस के बेटे का रोल किया। अच्छा। वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद मैं रामलीला से जुड़ा। अच्छा। मैंने रामलीला में लगातार 13 साल लक्ष्मण का रोल किया। अच्छा। फिर उसके बाद भरत का किया। फिर आखिर में मैंने दशरथ का रोल किया। बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तब रामलीला का क्या मतलब इम्पैक्ट होता था लोगों पे? क्योंकि आमतौर पर उन दिनों में रामलीला एंटरटेनमेंट का साधन तो था ही, तो धार्मिक अनुभूति भी होती थी वो जी जी। देख के। उस वक्त ये होता था कि लोगों में क्रेज़ बहुत होता था। वो वेट करते थे नवरात्रों का कि नवरात्रे आएंगे तो हम रामलीला देखेंगे। उसमें राजेश्वर जी क्या होता था, रामलीला 9:30-10 बजे शुरू होती थी, तो बच्चे लोग घरों से ही बोरियां लेके आ जाते थे बैठने के लिए। हाँ, ग्राउंड था खुला स्टेज के सामने, वहाँ बोरियां लेके अपनी अपनी जगह पकड़ते थे वो। उसके बाद उनके पेरेंट्स आते थे। तकरीबन 200-250 लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो रात को 1 बजे तक चलती थी रामलीला। तो बड़े आराम से देखते थे, बड़े खुश होते थे लोग कि हमें दिखाया जा रहा है कुछ। और जो डिफरेंट ग्रुप्स जो रामलीला करा करते थे, मंचित करते थे, उनमें भी बहुत कंपटीशन रहता था। जी जी। कि बढ़िया से बढ़िया हमने हाँ करनी है। हाँ बिल्कुल। और इम्पैक्ट लोगों पे पड़ना चाहिए जी। और रामलीला में जो पात्र निभाए जाते थे, उसके लिए भी अभिनेताओं में बहुत कंपटीशन रहा करता था कि मैं राम का निभाऊंगा, और रावण का अपने आप में पात्र निभाना बड़ी बात थी उन दिनों। मैं राजेश्वर जी बताऊँ आपको कि पहले मेरा अंगद के रोल के लिए अच्छा सिलेक्शन हुई। अच्छा। गुरुजी ने कहा, फिर वो लक्ष्मण का ढूंढने लगे, उनको कोई मिला नहीं। हम 15-20 लड़के थे, उनको कोई मिला नहीं। तो आपका कौन सा रामलीला क्लब था? हमारा श्री राम कला केंद्र था नानक नगर में। अच्छा। सेक्टर 8 में। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, भाई चल हरबंस तू दे ट्राई। मैंने जी, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैंने 13 साल लक्ष्मण का रोल किया। तो उन 13 सालों में मेरे साथ कम से कम 4 राम चेंज हुए। अच्छा। पर मैं तो आप लक्ष्मण के रूप में एक्सपर्ट हो गए? मैं एक्सपर्ट हो गया, सारा तो याद भी कर लिया सब आपने। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वहाँ रामलीला में ही एक सरदार साहब थे, आपने नाम सुना होगा, स्वर्गीय कृपाल सिंह कसाली। हाँ, कृपाल सिंह कसाली। हाँ। पंजाबी थिएटर की जब भी बात होगी जम्मू में, एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम। तो वो उनका घर हमारे स्टेज के पास ही था। अच्छा। वो वो डेली आते थे रामलीला देखने। तो जैसे ही रामलीला उनको पता चल गया कि मुझे अब यहाँ से एक्टर मिलने वाला है। जैसे ही वो रामलीला खत्म हुई तो मेरे घर में आ गए। तो मेरे को बोलने लगे, ऐसे ऐसे मैं अभिनव थिएटर में प्ले करता हूँ, तो आप मेरे साथ करो। मैंने बोला, मैं जी आप क्या करते? बोलते मैं पंजाबी। मैंने बोला पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं। बोलते नहीं, वो मैं सिखा दूंगा। पंजाबी डोगरी में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तो वो आप सीख जाओगे, आप अच्छे आर्टिस्ट हो। मैंने देख लिया रामलीला। तो फिर मैंने उनके साथ प्ले शुरू किए तकरीबन 1980 में। अच्छा। तो पहला प्ले मैंने उनके साथ किया। फिर मैंने कंटिन्यू कोई 10-12 प्ले उनके साथ किए पंजाबी में। अच्छा। फिर मुझे जम्मू के थिएटर कहने लगे, थिएटर के आके कहने लगे कि भाई तू डोगरा होके पंजाबी करता है, तो डोगरी भी करो। डोगरी क्यों नहीं करता? फिर मैंने डोगरी भी प्ले की। अच्छा। उसमें सवा शेर कनक मुश्ताक के साथ। फिर मैंने सखाराम बाइंडर डोगरी में रूपांतर था वो किया। फिर राक्षस राजे की बेटी, वो इसमें मैंने सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया था।
जी, अपने में जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है। फिर मैं तकरीबन तब से लेके आज तक ड्रामा फेस्टिवल अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा। अब 1-2 साल में नहीं किया क्योंकि एज की भी बात है, कोई ऐसा रोल मिले तो कर लेता हूँ, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद दूरदर्शन में भी किए, डोगरी में भी किए, हिंदी में भी किए। तो फिर उसके बाद मैंने फिल्में भी की हैं। मैंने राहत काजमी के साथ फिल्म की थी, तो मेरी अपोजिट थी वो आर्टिस्ट पंजाब की डाली आलूवालिया। अच्छा। मैंने उनके अपोजिट करैक्टर किया था। फिर मैंने शिवदत्त जी के साथ की लकीर। फिर उसके बाद मैंने रीत की पंकज खजूरिया के साथ। बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। बहुत सारी मैंने शॉर्ट मूवीज़ की हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब रामलीला से आपने पदार्पण किया स्टेज की तरह, रंगमंच की तरह, विधिवत तौर पर जो रंगमंच कहा जाता है, हाँ, हाँ। उसके साथ आपको अवसर प्रदान होने लगे दूरदर्शन की तरफ से। दूरदर्शन की तरफ, क्योंकि उन दिनों दूरदर्शन पे बहुत ज़्यादा काम था। डीडी कशीर भी चल रहा था, डीडी श्रीनगर भी चल रहा था, और साथ में डीडी जम्मू भी खुल गया, और कभी कभी जलंधर वाले भी आ जाते थे। जलंधर, हाँ। शुरुआत में जम्मू में जितना भी काम हुआ दूरदर्शन के हवाले से, वो जलंधर दूरदर्शन के माध्यम से हुआ। क्या महसूस करते हैं लेकिन आज दूरदर्शन किस स्थिति में है? आज तो भूत बंगला बन गया, वो बंद पड़ा है। तो जो डुग्गर चैनल की बात है, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान भी चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है वर्षों से, वो भी अभी। पर राजेश्वर जी, मैं आपको बताऊं कि डुग्गर चैनल की एक मुहिम चल रही है दादा की तरफ से, दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन, उनकी तरफ से मुहिम चल रही है पिछले 15 सालों से। मेरे ख्याल में इन 15 सालों में हम कोई ऐसा एमपी नहीं जिसको नहीं मिले, क्या वो कांग्रेस के, क्या वो बीजेपी के, ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं जिसके साथ हम नहीं मिले। इवन के जितेंद्र सिंह जी मिल चुके हैं, उनसे भी मिल चुके हैं। और मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही, और स्ट्रगल जारी है हमारी। जब तक मिलेगा नहीं, हम लड़ेंगे और लड़के लेंगे। हम तो नहीं करेंगे, हमारी तो एज हो चुकी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है कम से कम वो तो करेगी। जम्मू की मैं अगर रंगमंच की बात करें तो जम्मू में अभिनव थिएटर में जो होता है एनुअल ड्रामा फेस्टिवल, उसको छोड़ के अधिकतर जो कल्चरल ग्रुप्स हैं, थिएटर ग्रुप्स जिनको कहा जाता है, वह रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। इस तरह से क्या एक मूवमेंट बन सकती है? क्योंकि जिन दिनों की आप बात कर रहे हो, जब आप थिएटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अभी भी आप करते हैं एक्टिव, लेकिन उन दिनों जो नाटक ग्रुप थे वो सिर्फ अभिनव थिएटर पर डिपेंड नहीं रहते थे। वो एक्चुअली ना उस वक्त कुछ अकेडमी भी देती थी। अच्छा। जैसे राजीव जी के टाइम पे उन्होंने नुक्कड़ नाटक दिए, हर ग्रुप को दिए उन्होंने। हम मुश्ताक जी के साथ गए, जम्मू से करते करते पुंछ तक गए, वहाँ से फिर वापस आए। 10 दिन का टूर था वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। वो हमें मिला कि लोगों के बीच में जाके एक्ट करना। तो ऐसा वो एकेडमी पहले देती थी, पर वो एक चली थी स्कीम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो उस स्कीम के तहत ग्रुप्स को मिले थे। तो अब तो कुछ भी नहीं है। तो क्या समझते हो कि आपने नुक्कड़ नाटक भी किए, आपने प्रोसीनियम थिएटर भी किया जो विद इन वॉल्स होता है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि आपने नुक्कड़ भी किया, आपने प्रोसीनियम भी किया, आपने टेलीविज़न भी किया, आपने फिल्में भी की। जी, थिएटर में ये है जी, आप जो करोगे अच्छा करोगे, उसका रिजल्ट आपको वहाँ मिल जाएगा, ऑन स्पॉट मिल जाएगा, क्लैपिंग मिलेगी, तो लोग पसंद करेंगे, दर्शक आपको चाहेंगे। अच्छा रोल किया तो उसी समय रिजल्ट मिल जाएगा। दूरदर्शन का और फिल्म्स का ये है, आप करोगे, आएगा सीरियल, देखेंगे लोग, अच्छा लगेगा या ना लगे, वो किसने देखा। किस में मज़ा आता है आपको? मज़ा तो ज़्यादा स्टेज पे ही आता है। जो स्टेज पे मज़ा है वो कहीं नहीं है। और राजेश्वर जी, मैं एक बात और करूँगा आपसे, हमारे गुरुजी रहे हैं यहाँ काफ़ी सारे, जिनके अधीन हमने काम किया है। जैसे कृपाल सिंह कसाली जी, कवि रत्न शर्मा जी, एक बहुत बड़ा नाम था थिएटर का। उन्हें थिएटर का भीष्म पितामह कहा जाता है। जी। जितना तो उन्होंने काम किया और एनएसडी से सीख के आए थे। तो उसके बाद जनक सर हैं, जनक खजूरिया जी हैं, तो ऐसे शिवदत्त जी हैं, उनके साथ हमने बड़ा काम किया दूरदर्शन में। तकरीबन उनका जो भी सीरियल होता था वो मुझे कास्ट करते थे। तो ऐसे ही अपने मदन नगीला जी हैं, अरविंद आनंद जी हैं जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, दीपक जी हैं, दीपक कुमार, इन सब के साथ तकरीबन काम किया है। और हर एक के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और था। तो अभी भी यहाँ मिलते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ा नाम मिलता है, तो मिलते रहते हैं, प्ले भी देखते हैं उनके। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि
जिन दिनों अभिनव थिएटर नहीं था तो उन दिनों नाटक हुआ करते थे गुलाब भवन में। गुलाब भवन में जी। तो ऐसा कहा जाता है कि रंगमंच करने वाले ग्रुप जो हैं उनमें आपस में तनातनी भी रहा करती थी। जैसे अगर किसी ग्रुप का नाटक हो रहा है तो दूसरा ग्रुप हमेशा उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हूटिंग करते थे। तो क्या रहता था उन दिनों में, आप बेहतर बता सकते हैं? वो ऐसा था जी, कुछ ग्रुप थे, सब नहीं, कुछ एक दो ग्रुप थे चुनिंदा, जो क्या करते थे, जो देखते थे ये प्ले अच्छा जा रहा है, अब उसमें हूटिंग करते थे, डिस्टर्ब करना कि आर्टिस्ट डिस्टर्ब हों और कहीं ना कहीं खामी हो जाए। पर नहीं, जो मंजे हुए आर्टिस्ट थे वो तो परवाह ही नहीं करते थे, वो नाटक में डूब जाया करते थे। हमारे एक यहाँ आर्टिस्ट थी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं आशा या कुछ जी थी, वो एक्ट कर रही थी और अच्छा प्ले कर रही थी, वो अच्छा एक्ट कर रही थी। तो एक अपोजिट ग्रुप वाले थे, उन्होंने टमाटर फेंके उस पर। अच्छा, टमाटर फेंके और उस आर्टिस्ट ने टमाटर उठा के बोला कि आपके टमाटर भी हमें पसंद है। टमाटर उसने खाया, उसके बाद वो अपने एक्ट में शुरू हो गई फिर, पर रोल उसका बहुत अच्छा था। बिल्कुल, लेकिन मुश्किल चीज़ है जब आप डिस्टर्ब हो जाते हो, जैसे उस आर्टिस्ट ने उठा के टमाटर खाया, तो डायलॉग पे भी कंसंट्रेट करना है कि नेक्स्ट डायलॉग कौन सा बोलना है। अच्छा जो एक्टर होता है वो कर लेता है। अच्छा, उसको पता था मैंने ये अब इसका जवाब दिया है, मेरा आगे डायलॉग क्या है वो उसके माइंड में था, वो चली वहाँ से। मैं इसलिए पूछ रहा था आपको क्योंकि आजकल जब अभिनव थिएटर में नाटक होते हैं या फिर हम लोग बाहर नाटक देखा करते हैं मंडी हाउस वगैरह में, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। जिसने नाटक देखना है वह टिकट लेके आता है, नाटक देखता है, एंजॉय करता है, अच्छा नहीं लगता उठ के चला जाता है बाहर। लेकिन जम्मू में ऐसी प्रथा चल रही है कि जम्मू में जब भी अभिनव थिएटर में नाटक होता है तो नाटक करने से पहले अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, साइलेंट मोड पर रखिए। उसके बावजूद लोग नहीं रखते। नहीं, अब इतनी समझ जम्मू के लोगों को नहीं है, चाहिए। हम आर्टिस्ट हैं, हम प्ले देखने जाते हैं, हम जाते ही थिएटर के अंदर गए अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर लेते हैं। तो हम प्ले देखने जाते हैं तो कई लोग आर्टिस्ट तकरीबन करते हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं या नए आर्टिस्ट हैं वो कर लेते हैं, जो ऑडियंस है वो नहीं करती। तो पर अब हो रहा है आस्ता आस्ता, लोग समझते हैं बात, कई बार कर लेते हैं, कुछ दो चार रहते हैं जिनके मोबाइल चलते हैं वो बीच में ही बात कर लेते हैं। आपने कई वर्षों पहले नाटक करना स्टार्ट किया, रंगमंच पे रामलीला भी की, और आज भी आप देख रहे हैं कि रंगमंच तो हो ही रहा है जम्मू में, चल रहा है। क्या फ़र्क महसूस करते हैं तब की डेडिकेशन लेवल और आज का? तब की डेडिकेशन बहुत थी, तब पैसा नहीं था। आजकल तो स्टेज पे भी पैसा ले रहे हैं। पहले आर्टिस्ट को आप करो बुक, वो पहले बोलेगा पेमेंट कितनी दोगे। तब वो ये होता था कि हम लोग शो के लिए करते थे, जेब से पॉकेट से पैसा खर्च करते थे रिफ्रेशमेंट के लिए। जैसे हम कसाली साहब के साथ करते थे तो 8-10 लड़कों का ग्रुप होता था हमारा, तो उसमें क्या करते थे, एक दिन रिफ्रेशमेंट एक देता था, दूसरे दिन दूसरा देता था, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे हफ्ते के बाद जाके 8 दिन के बाद जाके दोबारा नंबर आता था। तो हम अपने पॉकेट से करते थे। हमारे कसाली सर वो फाइनेंशियली बेचारे थोड़े ढीले थे, तो हम उनको खर्च नहीं करने देते थे। हम उनका यही धन्यवाद करते थे, वो हमको लेते हैं। और नाटक करना अपने आप में भी बड़ा कॉस्टली अफेयर है, इतना आसान नहीं है नाटक करना। हाँ राजेश्वर जी, जब हम करते थे ना, शुरू हुए ना, अकेडमी 500 रुपये प्रोडक्शन देती थी, फिर 1000 हुई, अब तो 50,000 हुई, अब तो 50,000 है। और उस वक्त हम रिहर्सल करते थे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी, पर आजकल तो 10 दिन 12 दिन उसके बाद प्ले। एक और जो सवाल मुझे कई बार अंदर से बड़ा ऐसे कुल बुलाता है कि जैसे आप रंगमंच करते हैं, आपने भरत का भी पात्र निभाया, आपने लक्ष्मण का पात्र निभाया, और आपने इसी तरह से कई नाटकों में अलग अलग पात्र निभाए। आप हैं हरवंश शर्मा जी, लेकिन रंगमंच पे या फिल्मों में या फिर टेलीविज़न के स्क्रीन पे अलग पात्र निभाते हैं जी। दूसरे की ज़िंदगी में एंटर करना कितना मुश्किल है और कितना चैलेंजिंग है और कितना सुकून देता है आपको? मुश्किल नहीं है, आप करैक्टर में घुस जाओ। अच्छा, करैक्टर में घुस जाओ, अपने आप को उसमें उस करैक्टर में ढाल लो, तो कोई मुश्किल नहीं है। हमने एक प्ले किया था कसाली सर के साथ ही, नाटक नहीं मुक्या पंजाबी प्ले। उसमें क्या होता था, 7 सीन थे प्ले के। पहले सीन में कोई करैक्टर, दूसरे में कोई करैक्टर, तीसरे में कोई, ऐसे वो तकरीबन एक प्ले में 5 करैक्टर अलग अलग, किसी में इंस्पेक्टर, किसी में पीएन, किसी में लीडर। तो ऐसे इस किस्म के अलग अलग देते थे, करते थे अलग अलग।
और भी कई प्ले हैं जिसमें मैंने 2-2 कैरेक्टर किए हैं। अच्छा। राक्षस और राजा की बेटी, इसमें मैंने लड़की के चाचा का कैरेक्टर किया था जो वो अपनी भतीजी को बेच देता है। अच्छा। उसके बाद पहले सीन में प्ले जब शुरू होता है तो मेरे साथ मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट थी ललिता जी। अच्छा। ललिता तपस्वी। जी, जी। तो उसके बाद मेरा तीसरे सीन में कॉमेडी कैरेक्टर आता है। अच्छा। फॉरेस्ट गार्ड बन जाता वो है। शीट ओवर करना भी चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग रहता है, पर उसी प्ले में मुझे सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस हाँ। दिखाने का मौका भी तो आपको मौका मिला तो है। मिलता है, बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर्स में। वैसे ही मेहनत क्या अब के नौजवान करते हैं? वैसी मेहनत नहीं करते। ये शॉर्टकट क्यों? शॉर्टकट अब ये उनके डायरेक्टर पे डिपेंड है। जी। डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है, और दूसरा जो वो आर्टिस्ट होते हैं वो पेमेंट की ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो पहले ये था कि 6 महीने रिहर्सल करो। हम शाम को जाते थे 4 से 6 बजे तक रिहर्सल करनी, सोचते थे चलो 2 घंटे वहाँ गप मारेंगे, रिहर्सल करेंगे, प्ले करेंगे। क्या आपने महसूस किया कि एंटरटेनमेंट के बहुत अधिक साधन होना भी रंगमंच के लिए एक थ्रेट है? बिल्कुल ख़तरनाक है। जितना एंटरटेनमेंट आ रहा है, जैसे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, अपने चैनल्स देख लीजिए, अलग अलग चैनल्स हैं, उसकी वजह से थिएटर में बड़ा फ़र्क आ रहा है। नौजवान जो इस थिएटर में आना चाहते हैं बतौर एक्टर या बैक स्टेज आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देखें? क्योंकि पैसा तो थिएटर में इतना है नहीं कि आप जीवन यापन कर सकें। मैं तो आने वाली जनरेशन को यही कहूँगा, आइए आप रंगमंच कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं यहाँ जम्मू में, तो उनके साथ कीजिए, कुछ सीखिए। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप वहाँ से ही आगे पुशअप हो जाओगे दूरदर्शन में, फिल्म्स में। तो मैं तो यही कहूँगा, आइए सीखिए, मेहनत कीजिए, डेडिकेशन से आइए, सीखने के लिए आइए, कुछ गलत काम मत कीजिए आगे। उम्मीद करेंगे कि जिस डेडिकेशन की आपने बात की वह दर्शकों तक पहुँचेगी भी। आप एक्सएल्टर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी वरिष्ठ अभिनेता हरबंस शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि आप बेझिझक बिंदास होकर रंगमंच की दुनिया में आइए, लेकिन विद ऑल डेडिकेशन आइए। उसमें सिर्फ शॉर्टकट मत ढूंढिए। फिर अगर अवसर मिलते हैं तो यहीं से आप अलग दिशाओं में जाकर अपना भविष्य भी संवार सकते हैं। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।